अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। इसको स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 आपका है इट्स अबाउट ग्रेविटेशन। बेसिकली ग्रेविटेशन किसे कहा जाता है? ग्रेविटेशन बेसिकली कहते हैं कि इस पूरी कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज अबाउट द ग्रेविटेशन। जैसे अगर आप देखें तो कोई भी चीज अगर आप हवा में फेंकते हैं तो टुवर्ड द अर्थ वापस आती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कायनात की, यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको बेसिकली हम क्या नाम देंगे? दिस फिनोमेना इज नोन एज अ ग्रेविटेशन। और इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अबाउट द मास ऑफ अर्थ, अबाउट द डिफरेंट ग्रेविटीज वैल्यूज, उसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में बात की जाएगी। तो डिफरेंट इस चैप्टर में पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। और अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है रोल ऑफ आइजैक न्यूटन का। बेसिकली जब बात ग्रेविटी की आती है तो पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है आइजैक न्यूटन। बेसिकली आइजैक न्यूटन ने 1665 के अंदर इस ग्रेविटेशनल फील्ड, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मिस्ट्री थी इसको सॉल्व करने के बारे में ट्राई किया। इसने ये देखा कि हर प्लेनेट, हर एक सियारा सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। इसी तरह से चांद है अर्थ के अराउंड, जमीन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो इसकी बेसिक रीजन क्या है? तो बेसिकली इन 1665 he was trying to solve a mystery why planets revolve around the sun and moon revolve around the earth। कि तमाम प्लैनेट्स सूरज के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है। इसी तरह से then suddenly an apple fell from the tree under which he was sitting। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली कहा जाता है द फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। यूनिवर्स के अंदर हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स को हम बेसिकली क्या नाम देंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज द ग्रेविटेशन एंड द फोर्स बाय व्हिच दे आर अट्रैक्ट वन अनदर, दिस फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद फर्दर अब यहाँ इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब हम एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस जमीन की तरफ आती है। तो उस जमीन की तरफ क्यों आ रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपली से व्हेन अ बॉल थ्रो अपवर्ड इट रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउन ऑन अर्थ सरफेस ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पर गई है उसके बाद वो जमीन की सतह की तरफ मूव करेगी ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस इज द फोर्स दैट इज present between the two bodies that is attract to one another। तो दिस इज अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली आइजैक न्यूटन ने अपने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और उसके बाद उसने जो लॉ रिप्रेजेंट किया उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। एंड सिंपली अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये लॉ क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट थोड़ी सी इसकी लंबी है लेकिन सिंपल लॉ है। लॉ ये है कि जब टू बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो उन टू बॉडीज के बिटवीन जो फोर्स होगी वो फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ऑफ द बोथ बॉडीज। दोनों बॉडीज का जो मैस होगा, उसका जो हासिल ज़रब होगा, प्रोडक्ट होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसके साथ क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उन दोनों के दरमियान, उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपली everybody in the universe attract every other body with a force and this force is directly proportional to the product of their masses। उन दोनों masses के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक फैक्टर इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक फैक्टर डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और and inversely proportional to the square of the distance between their center। और उन दोनों मैसेज के सेंटर्स के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ ये फोर्स क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे टू हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, body 1 which one has the mass m1, body 2 which one has the mass m2। अब
इस बॉडी m1 और बॉडी m2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है d, और m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली इसने हमें यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, F और माइनस एफ। ये माइनस एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपली अट्रैक्ट द विद इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर आपको रिमेंबर हो तो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो बेसिकली यहाँ भी वही चीज है, आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल मकदार के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, ऑपोजिट है। वन इज लेफ्ट टू राइट एंड वन इज राइट टू लेफ्ट। तो दिस वन इज अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो भी इस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। उसके बाद अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला ड्रा करें तो पहला हिस्सा क्या स्टेटमेंट का कि फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। तो जो फोर्स है वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट फासले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप देखो तो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिकली हमने इसको लिखा है डिनोमिनेटर में, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बेसिकली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ बोथ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the center of the both bodies. So this one is the mathematical form of the statement of Newton's law of gravitation. अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये वाला, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा g। अब g क्या है, g इज बेसिकली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसे एक और नाम देंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी एक नाम दे सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। दिस इज द वैल्यू फॉर द g। अब ये वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है। और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो इसी फार्मूला से g का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे d स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो f के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और m1 m2 यहाँ पे g के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अदर साइड को डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास एक g का फार्मूला यहाँ से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। अब अगर आप पे देखें तो ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि g जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। मतलब अगर टू बॉडीज के बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेरी स्मॉल है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि g की वैल्यू भी क्या होगी, वहां पे स्मॉल होगी। और अगर टू बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रांग है तो इसका मतलब वहां पर आपके पास g की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो दिस वन इज अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके बाद आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ग्रेविटेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बेसिकली हमारे पास ये है कि आपकी जो फोर्सेस हैं बिटवीन द बोथ बॉडीज वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन फिजिक्स का। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड किया जाएगा।